नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। इस सेशन में मैं रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और जो भी न्यू बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एकेडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली और जिस भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। चलिए, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस को टारगेट किए गए हैं जो क्वेश्चंस सैनिक स्कूल के साथ साथ मिलिट्री स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पैटर्न है और जो एग्जामिनेशन में पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट किए गए। चलिए, अब सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल हर वो क्वेश्चन उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज यहां पे जो ये दिखाई दे रहा है ये सीरीज इंक्रीज कर रहा है और डिपेंड करता है। देखिए, सीरीज क्या होता है कि या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप ये देखो कि सीरीज तेजी से इंक्रीज कर रहा है या स्लो से इंक्रीज कर रहा है, मींस फास्ट इंक्रीज या फिर स्लो इंक्रीज, या फिर सीरीज फास्ट से डिक्रीज कर रहा है या स्लो से डिक्रीज कर रहा है। अगर तेजी से इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, स्लो से इंक्रीज होगा तो ऐड होगा, स्लो से डिक्रीज करेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तेजी से डिक्रीज करेगा तो डिवाइड होगा। ठीक, क्लियर है। तो आप यहाँ पे सीरीज को देखो तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 87 है, यहाँ पे 89 है, 92 है, 97 है, 104 है, नेक्स्ट है 115, 115 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 145 ये दिया गया है। आप इस सीरीज को गौर से देखो तो क्या यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल कर देखो। सीरीज तो स्लो से इंक्रीज कर रहा है ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है, लेकिन ऐड क्या किया जा रहा है ये हमें पता करना है। तो 87 से 89 पे आप चले गए तो +2 हो गया, 89 से 92 पे चले गए तो +3 हो गया, 92 से 97 पे चले गए +5 हो गया, 97 से 104 पे गए तो +7 हो गया, 104 से 115 पे चले गए तो +11 हो गया। एंड ये जो यहां पर हम आएंगे तो इसमें क्या चलेगा, तो एक चीज आप ध्यान देना। अब ये देखो, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है क्या ये नंबर प्राइम नंबर का है या नहीं है। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर का। ये सीरीज प्राइम नंबर से इंक्रीज कर रहा है और प्राइम नंबर आपको मालूम है तो 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 11 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा +13। तो +13 यहाँ पे करेंगे, +13 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 128। क्लियर है। ये कैसे, तो 115 एंड +13 ये दोनों को हमने ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया 128। तो आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। किसका क्वेश्चन है ये, कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग में एक वर्ड और उसके कोड दिए जाएंगे और दूसरे वर्ड का आपको कोड पूछेगा। तो जो पहले वर्ड दिया गया है उसके बीच का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। क्या रिलेशन चल रहे हैं, ऐड चल रहा है या सब्ट्रैक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है। तो चलिए अपन यहाँ पे रिजल्ट को देखते हैं कि इसमें क्या रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, मींस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये वर्ड दिया गया रेंज और इसका कोड दिया गया FIQEW और यहाँ पे एरेज का कोड दिया गया है FIDVF। जब भी दो वर्ड देगा और दोनों वर्ड का कोड देगा, क्लियर है, तो जो पहले वर्ड और जो पहले वर्ड का कोड है जो रिलेशन वहां पे अप्लाई होगा वही रिलेशन दूसरा वर्ड जो दिया गया है और दूसरे वर्ड का जो कोड दिया गया है वही रिलेशन वहां पे भी अप्लाई होगा। तो दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं आई, ये आपका टाइम का कंज्यूम लेगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे रिलेशन को देखते हैं। तो अगर आप रिलेशन को देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अब देखो RANGE रेंज दिया गया है,
और आप यहाँ पे देखो FIQEW ये दिया गया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना तो आप लेटर्स के पोजीशन लिख दो। भाई साहब जब आप लेटर के पोजीशन लिखोगे तो आपको यहां से एक जो पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे, ये 18 है, ये 1 है, 14 7 एंड E5, F6 I9 Q17 E5 एंड W23। पता चला? बिल्कुल पता चला। कैसे? आप E से कहां पे चले गए? F पे चले गए, क्या हो गया? +1 हो गया। G से कहां पे आप चले गए? I पे, कितना हो गया? +2 हो गया। और देखो यहां पे N से कहां पे आप चले गए? Q पे चले गए, कितना हो गया? +3 हो गया, यहाँ पे +3। इसके बाद आप देखो ए से कहां पे चले गए? ई पे चले गए तो +4 हो गया। और आर से कहां पे चले गए आप? डब्ल्यू पे चले गए तो +5 हो गया। 1 2 3 4 5 ये हो गए। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5 ये पैटर्न चल रहा है ना। तो ये कौन सा नंबर है ये बताओ। तो भाई साहब ये नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, तो मींस यहाँ पे पैटर्न क्या अप्लाई चल रहा है? नेचुरल नंबर का अप्लाई चल रहा है ना। तो सेम पैटर्न को हम यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो दिया गया है ना एरेज, अगर आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसको चेक करने का मतलब है कि आपका टाइम को कंज्यूम करना। ठीक है, मींस ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? आपको देखो जो लास्ट का लेटर है इसका कोड पहले आ गया, और जो सेकेंड लास्ट का लेटर है इसका कोड फर्स्ट की तरफ से सेकेंड पोजीशन पे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है? ई है। यहाँ पे क्या है? ई है। देखो ये ई है ना, तो ई +1 करेंगे तो इसका कोड पहले आ गया, क्या? एफ आ गया। क्लियर है? इसके बाद ई के पहले क्या है? जी है, तो जी +2 क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो ए है, ए +3 4 हो जाएगा, तो 4 पे डी है। मीन्स यहाँ पे भी वही पैटर्न चल रहा है। तो हम ये काम करते हैं, जो ये वर्ड दिया गया है, आपको कौन से वर्ड का पूछा है कोड? आपसे पूछा है यहाँ पे जो प्रैंक दिया है इसका कोड पूछा है। तो ये जो प्रैंक दिया है आप इसका कोड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये क्या है? PRANK यही है। और इसका कोड क्या हो जाएगा? देखो के में +1 करेंगे तो इसका कोड यहाँ पे आएगा, एन में +2 करेंगे तो इसका कोड यहाँ पे आएगा, ए में +3 करेंगे तो इसका कोड यहाँ पे आएगा, आर में +4 करेंगे तो इसका कोड यहाँ पे आएगा, और पी में +5 करेंगे तो इसका कोड यहाँ पे आएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जब हम नेचुरल नंबर अप्लाई किए हैं तो के का पोजीशन 11, +1 करेंगे तो 12, और 12 पे आता है एल। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एन का पोजीशन 14, 14 +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 14 +2 16, और 16 पे आता है पी, है ना। और देखो ए +3, ए का पोजीशन 1 +3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पे आता है डी। इसके बाद है यहाँ पे आर, आर में +4 करेंगे, आर का पोजीशन 18, +4 करेंगे 22, 22 पे क्या आ जाएगा? तो भी आ जाएगा। और पी का पोजीशन 16, +5 21, और 21 पे आता है यू। देख लो ये कौन से ऑप्शन में? LPDVU, LPDVU ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक चीज ध्यान देना, अब चाहते तो यहाँ पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते। कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो कोड स्टार्ट हुआ है ये किस से स्टार्ट हुआ है? एल से स्टार्ट हुआ है ना, एल से स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहां पे कोड एल से स्टार्ट हुआ है। देखो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एम से खत्म, ऑप्शन नंबर बी एल से है, ऑप्शन नंबर सी यू से स्टार्ट हुआ है, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी ये भी से स्टार्ट हुआ है, ये भी खत्म। मींस बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी। आप चाहते तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर इन द गिवन सेट्स। ये जो सेट दिया गया नंबर सेट, और ये नंबर सेट किसका 21, 51 एंड 15 ये दिया गया, और आपसे ये पूछा इसमें कि इसी के अनुसार जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा सेम पैटर्न के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रिलेशन को अप्लाई करना होगा कि इसमें कौन से रिलेशन अप्लाई होंगे, और जो रिलेशन अप्लाई होगा सेम रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उस रिलेशन को अप्लाई कर रहा है। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं। ये 21 है, ये 21 है, और ये 51 है, और ये 15 है, ये दिया गया है। आप इसको ए मानो, 21 को, 51 को बी मानो एंड 15 को सी मानो। क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखो एक बात कि कोई भी दो नंबर को लेकर हमें एक नंबर जो तीसरा नंबर है उसे फाइंड आउट करना होगा। अब दो नंबर या तो आप 21, 51 को ले लो, तो ये दोनों से आप 15 को फाइंड करो, या फिर आप ये करो कि 21 और 15 से 51 को फाइंड करो, या फिर 15 और 51 से 21 को फाइंड करो। किसी भी तरीके से यहाँ पे रिलेशन को हमें निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप एक चीज यहां से गौर करना, ये जो दिया गया है 21 और ये जो दिया गया है 51 और ये जो दिया गया है 15, हमें किस तरीके से निकालना होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखो, अगर मैं इस 15 में मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर, और इसमें इस 30 में प्लस 21 को जोड़ दो तो ये 51 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर जो C के प्लेस पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इसमें हमने क्या किया, C मल्टीप्लाई 2 हमने कर दिया, और इसमें हमने प्लस A को ऐड कर दिया। A क्या है 21, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, सॉरी B के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ये रिजल्ट B के बराबर आ गया। हमने क्या किया, C में मल्टीप्लाई 2, और जितना रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई 2 करने के बाद उसमें हम प्लस A कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा B के बराबर। क्लियर है, वही चीज हमने यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे 15 गुना 2 और इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो आप 21, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 51 के इक्वल। अगर ये पैटर्न चल रहा है, देखिए इस पैटर्न के द्वारा कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो आते हैं ऑप्शन पे। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करूं तो ये 51 क्या है, सी है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ए है। क्लियर है। अगर हम आप एक चीज देखो, सी में मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 ना, लेकिन आप एक चीज गौर करना, ऑप्शन नंबर ए में जो सी के प्लेस पे है 51, ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी तेजी से बढ़ेगा नंबर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लियर है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए तो आप काफी समय आप एग्जामिनेशन में बचाकर आप उस सेक्शन पे लगा सकते हो जो सेक्शन आपका टफ हो। आते हैं इस पे। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर 41 है, मल्टीप्लाई अगर 41 में 2 कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका 82, तो ये तो वैसे भी काफी ज्यादा है, 41 सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। हम आते हैं 42 पे। ये 42 सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन अब ध्यान से देखो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, है ना, काफी बड़ा हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। आप ये 42 किसके करीब है, ये 51 के करीब है, और मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 51 के क्रॉस कर जाएगा, कोई फायदा नहीं है चेक करने का। अब इसमें आ जाओ, 35 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 70 आ जाएगा, 70, और प्लस 21 करोगे तो 91 हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए ये जो दिया गया है 21, ये जो दिया गया है 91, और ये जो दिया गया है 35, हमने क्या कर दिया कि ये जो 35 दिखाई दे रहा है इसमें हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया। क्लियर है। और हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस 21 कर दिया, तो ये बराबर हो गया किसके, 91 के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, आपको मालूम है मैं बार बार हर सेक्शन में बोलता हूं कि जब भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको डायरेक्शन के साथ साथ वहां पे लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, क्लॉकवाइज टर्न, एंटी क्लॉकवाइज टर्न, एंगल, ये सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको पाइथागोरस भी जानना जरूरी है, तभी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस में पाइथागोरस यूज नहीं हो पाता है। ये कब होता है? जब दो पॉइंट बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं और ये दोनों के बीच में अगर निकालना होता है डिस्टेंस, उस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? पाइथागोरस तब अप्लाई होता है जब वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होता है। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखते हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट से क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ पे क्या बोला गया है? कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। कैलाश पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया। तो आपको मालूम है कि जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं मेन। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, यही होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका फेस कौन से डायरेक्शन में, तो उसका राइट और लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में हो जाता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपका फेस ईस्ट में है तो इसका राइट टर्न ये हो जाएगा कहां पे? साउथ में। इसका लेफ्ट टर्न कहां पे हो जाएगा? नॉर्थ में। अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो इसका राइट टर्न कहां पे हो जाएगा? ईस्ट में। इसका लेफ्ट टर्न कहां पे हो जाएगा? वेस्ट में। ठीक है, अगर आपका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसका राइट टर्न कहां पे हो जाएगा? नॉर्थ में। और लेफ्ट टर्न कहां पे हो जाएगा? साउथ में। अगर आपका फेस साउथ में है तो इसका जो राइट टर्न है ये हो जाएगा वेस्ट में, और जो लेफ्ट टर्न है ये कहां पे आ जाएगा? ये ईस्ट में। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसी सारी चीजों का यहाँ पे यूज किया जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। अब देखिए ईस्ट डायरेक्शन में ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने ये इस वाले डिस्टेंस को 3 किलोमीटर ड्रॉ कर दिया कि चलो भाई ये 3 किलोमीटर की दूरी हो गई जहां पे इसने कवर किया। ठीक है, अब देखते हैं 3 किलोमीटर तो कवर कर लिया, लेकिन जा कहाँ रहा है? आगे देखते हैं। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद इसने क्या किया? इसने टर्न ले लिया, घूम गया कहां पे? साउथ में, दक्षिण दिशा में। और कितना चला? 4 किलोमीटर। तो दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर कब चलेगा? इस 3 किलोमीटर जितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इससे 1 किलोमीटर और चलेगा। तो यहां पे मान लीजिए कि अब तो मैं बिल्कुल मेजर करके तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मानकर चलना कि ये 3 किलोमीटर से ज्यादा ही है, ये 4 किलोमीटर। क्लियर है? आगे क्या बोला है? अगेन टर्न्स वेस्ट। और अब कहां पे टर्न ले लिया? वेस्ट डायरेक्शन में। और डिस्टेंस कितना कवर किया? 6 किलोमीटर। अब भाई साहब एक चीज देखना, वेस्ट में इसने टर्न लिया, डिस्टेंस 6 किलोमीटर कवर किया। तो बताओ जितना ये पूर्व दिशा में चला था 3 किलोमीटर, क्या इसका डबल होगा? नहीं होगा, इसका 2 गुना होगा, होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि ये पश्चिम दिशा में इसको 6 किलोमीटर ड्रॉ कर दिया हमने। मान लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 6 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है? अब यहां से क्या पूछा है? ये पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो एक बात बताओ, जहां से कोई भी पर्सन किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और जब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और जहां पे व्यक्ति आखिरी बार चलकर रुकता है ये पॉइंट हो जाता है एंड पॉइंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम अपन क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे व्यक्ति क्या करता है? लास्ट में रुकता है चलकर सारे डिस्टेंस को कवर करने के बाद। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। अगर हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर दूं तो यहां से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके। चलिए अपन ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है, मानना क्या है? हमें पाइथागोरस ड्रॉ ही करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक हाइपोटेनस को ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो जिसे मैं डॉटेड से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हाइपोटेनस का काम करेगा? नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा हाइपोटेनस का काम। हाइपोटेनस किसे बोलते हैं? जो बिल्कुल स्लोपिंग टाइप का आपका लाइनिंग दिखाई देता है ना। चलिए उसे। अब एक चीज देखना, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं तो ये हाइट का काम करेगा? नहीं करेगा? मतलब परपेंडिकुलर का काम करेगा? नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये वाला जो हमने डॉटेड से व्हाइट कलर से इसे ड्रॉ किया है, ये वाला डिस्टेंस
और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ये 4 किलोमीटर तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस ध्यान देना बेटा, ये डिस्टेंस मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं जिसे मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला डिस्टेंस 3 किलोमीटर की है, तो यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर का होगा। आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी 3 किलोमीटर का होगा, तो मैंने बोला बेटा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। आप बोलोगे जी गुरुजी 6 किलोमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, हमें बेस निकालने के लिए ये जो 6 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, इस 6 में इस 3 किलोमीटर को माइनस कर दूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल माइनस कर दो गुरुजी। क्यों माइनस करना है, क्योंकि जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, बेस को नहीं निकाल पाएंगे, और जब बेस नहीं निकलेगा तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। तो यहाँ से 6 - 3 इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, आप बोलोगे गुरुजी 3 किलोमीटर आ गया। तो 3 किलोमीटर ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हो गया। तो क्या आप यहाँ से हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रूट करते हैं और क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर कर देते हैं। रूट करने के बाद क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर मींस रूट क्या हो जाएगा 16 और प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 25। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5 किलोमीटर के बराबर आ गया। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना होगा, बोर्ड मास अप्लाई करना होगा। आप ये सोच रहे हो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है और हमें बोर्ड मास अप्लाई नहीं करना है, तो सबसे बड़ी गलती करोगे और अपना मार्क्स गवा कर आओगे। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड मास को अप्लाई करने से पहले हमें सिंबल को आपस में इंटरचेंज करना होगा। हमें ये 4 ऑप्शन दिए ABCD, ये चारों ऑप्शन में 2-2 सिंबल दिए हैं। मतलब पहला ऑप्शन में मल्टीप्लाई और माइनस है कि मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या इस इक्वेशन को इक्वल रहने देगा, कौन से इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे 8 × 2 + 5 - 16 / 4 है इक्वल टू 15। अगर ये दोनों सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने, तो क्या सोल्व करने के बाद ये RHS के बराबर आएगा, मतलब इस 14 के बराबर आएगा। अगर आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अगर नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर बी में भी सेम चीज करना है, सी में भी ठीक है और डी में भी ठीक है। तो यहाँ पे अपन को चेक करना पड़ेगा। आ जाओ चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो 8 है, यहाँ पे 8 है एंड मल्टीप्लाई 2 है एंड प्लस 5 है एंड -16 है एंड डिवाइड 4 है और इक्वल्स टू 14 है, यही दिया गया है। आप बोलोगे जी गुरुजी यही दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, आपको पहला ऑप्शन में माइनस और ये मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में इंटरचेंज करने के लिए बोला गया था, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्लेस पे। तो अपन कर देते हैं इंटरचेंज, चलो यहाँ से अपन इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे मल्टीप्लाई। आपको क्या बोर्ड मास में मालूम है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। पहले तो ब्रैकेट होता है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, ऑफ होता है लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं है, तो हम कहां से लेंगे, डिवाइड से लेंगे। डिवाइड करोगे तो ये क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 4 × 4 = 16 खत्म। 5 × 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 और -8 हो जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 26 के बराबर। तो लेकिन ये 26 ये 14 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हमने उठाया था ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत हो जाएगा। आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पे। अगर अपन ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई एंड क्या है प्लस है। चलो आकर देखते हैं। यहाँ पे 8 है, मल्टीप्लाई 2 है, प्लस है 5 है, -16 है एंड डिवाइड 4 है इक्वल्स टू 14 है, यही दिया गया है। आप बोलोगे जी बिल्कुल यही दिया गया है। यहाँ पर किसे चेंज करना है, ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, तो मल्टीप्लाई के जगह पर हम प्लस कर देंगे और प्लस के जगह पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो, यहाँ से आपस में इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या कर दो, प्लस का सिंबल डाल दो।
और यहाँ पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसे सोल्व करो। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको बोर्ड मास अप्लाई करना होगा। तो पहले डिवाइड है तो 4 4 जा 16, काम खत्म। यहाँ से फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, 2 × 5, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ से क्या आ गया, 8 + 10 और -4 = 14। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो प्लस प्लस को जोड़ दो तो 18 और -4 = 14। आप देखो ये 14 और ये 14 दोनों आपस में बराबर है नहीं है, मतलब यहाँ से LHS = RHS आ गया। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप देखो ब्लड रिलेशन में आपको जनरेशन के साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से जेंडर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, साथ ही साथ आपको फैमिली ट्री की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? मैं बार बार इस चीजों को सेक्शन में इसलिए बोलता हूं ताकि आप इन चीजों पर ध्यान करें और आपसे मिस्टेक ना हो। क्लियर है? अब ध्यान देना कि हर जनरेशन के पेरेंट्स को ऊपर रखना है। जैसे हम अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे जो पेरेंट्स है उनको ऊपर रखना है, उनके जो पेरेंट्स होंगे उनको ऊपर रखना है, हमारे जो बच्चे होंगे तो अपने बच्चे के लिए हम लोग पेरेंट्स हो जाएंगे, तो उन लोग से ऊपर हम रहेंगे। क्लियर है? इन सारी चीजों को आपको मालूम होना चाहिए। और मेल को हम बॉक्स को से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फीमेल है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीजों को ध्यान देना। चलो आते हैं अब हम यहाँ पे डायग्राम पे। अब देखना यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, टी इज सिस्टर ऑफ डी। टी कौन है, बहन है किसकी, डी की। तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो, ये जो टी है ये बहन हो जाएगी किसकी, डी की। जब टी और डी आपस में, और ध्यान देना टी जब बहन है डी की मतलब दोनों सेम जनरेशन में होगा। क्लियर है? आगे देखो, डी इज मैरिड टू पी। डी किसके साथ विवाहित है, डी का विवाह किसके साथ हुआ है, तो पी के साथ हुआ है। आगे क्या बोला है, पी इज द सन ऑफ एम। पी कौन है, ये बेटा है, और ये किसका बेटा है, ये एम का बेटा है। तो एम क्या हो गया, या तो इस पी का फादर बनेगा या तो पी की मदर बनेगा, हमें नहीं मालूम। देखते हैं आगे पता चलता है या नहीं पता चलता है एम का जेंडर। आगे बोला गया है टी इज मदर ऑफ जे। टी कौन है, मदर है, और ये किसकी मदर है, जे की मदर है। तो जे को हम क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे। ये हो गया। आगे क्या बोला है कि वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई कौन है, पिता है, और वाई किसका पिता है, ये यू का पिता है। तो वाई को हम ऊपर रखेंगे। वाई जब यू का पिता है तो वाई को ऊपर रखेंगे, और यू का जेंडर हमें नहीं मालूम। क्लियर है? आगे देखते हैं, वाई हैज ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर। वाई की केवल एक बेटी है और एक बेटा है। हमें नहीं मालूम कि यू बेटा होगा या बेटी होगी, इसकी नहीं मालूम, लेकिन हम साइड में रिप्रेजेंट कर दिए बॉक्स बेटा और सर्कल बेटी। क्लियर है? यहाँ पे हो सकता है कि यू यहाँ पे आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि यू यहाँ पे आ जाए। आगे देखो क्या बोला है, यू इज डॉटर ऑफ टी। यू कौन है, टी की डॉटर है। अब बेटा एक चीज बताना, जब यू डॉटर है टी की तो यू का जो जेंडर है फीमेल और टी यहाँ पे। अब एक चीज बताओ, जब हम ये दोनों का आपस में कनेक्ट करेंगे, क्लियर है, जब हम ये दोनों का आपस में कनेक्ट करेंगे टी वाई यू और टी यू को, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि टी और वाई आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। देखो कैसे, वाई कौन है, यहाँ पर फादर है ना, और ये वाई किसका फादर बन रहा है, ये फादर बन रहा है किसका, यू का। और यहाँ पे आप देखो जो यहाँ पे यू है ये डॉटर हो रही है ना, यू किसकी डॉटर हो रही है, यू बन रही है टी की डॉटर। तो मतलब यू है ये ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, ये टी और वाई को आपस में मिला रहा है ना। तो जब यू का बाप वाई है, मतलब यू जो वाई है ये फादर है यू के, और यू है ये डॉटर है टी के, इसका मतलब वाई और टी आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, है ना। वाई का जेंडर मेल तो टी का जेंडर फीमेल। क्लियर है? तो यहां से अपन क्या करते हैं, वाई और टी को आपस में मिला देते हैं। तो वाई और टी को हम गठबंधन में बांध देते हैं, दोनों को विवाह करवा देते हैं। विवाह तो हो ही चुका है, तभी तो बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पे ये कौन है, ये यू है, और ये क्या है, ये डॉटर है। अब ये बोला गया था कि वाई के एक डॉटर है और एक सन है।
वाई के एक डॉटर है और एक सन है। तो जब यू डॉटर है तो जे क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। आगे बोला गया है यहाँ पे कि क्यू इज सन ऑफ डी, क्यू कौन है, डी का सन है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था और ये दिया था कि जो पी है ये सन है एम का। जब पी एम का सन है तो डी और पी तो आपस में मैरिड है ना, तो जब पी का जेंडर मेल है तो डी का जेंडर फीमेल हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, क्यू है ये सन है डी का, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और क्यू सन है डी का मतलब इसका जेंडर मेल हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, इफ यदि एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, यदि एम ये वाइफ हो जाएगी किसकी, डब्ल्यू की, ठीक है, डब्ल्यू की वाइफ हो जाएगी, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, तब क्यू डब्ल्यू के क्या लगेगा। तो बताओ क्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, तो ये क्या लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा क्या। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए, फैमिली ट्री मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको मालूम होना चाहिए एंगल निकालने के लिए कि कौन से समय पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि यहाँ पर 6 से 7 के बीच में क्वेश्चन में पूछा है कि 6 से 7 के बीच में मिनट और घंटे की सुई के बीच में जो एंगल 90 डिग्री बनेगा वो कब बनेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन में दो आंसर दिए, मतलब ये है कि जो 90 डिग्री एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, एक बार फर्स्ट हाफ में और दूसरी बार सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में कब बोलते हैं, जब मिनट 30 मिनट से कम हो, और सेकेंड हाफ कब बोलते हैं, जब मिनट 30 मिनट से ज्यादा हो। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे, और उस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 11m - 60h एंड डिवाइड 2 इक्वल्स टू ±90 डिग्री। क्लियर है। इसी फॉर्मूला का अपन यूज करने वाला हूं। और यहाँ पे ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाकर, ये डिवाइड में, सॉरी ये जो 2 है डिवाइड में है तो दूसरे साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11m - 60h इक्वल्स टू ±180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब ये चीज देखो, -60h दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको हम दूसरी साइड भेजते हैं तो 11m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60h एंड ±180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहां से 60 और 180 डिग्री को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या निकल कर आ जाएगा, 11m इक्वल्स टू 60 को कॉमन ले लो तो यहां से h ±3 और हाँ ये हो जाएगा, और ये जो 11 मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 इक्वल्स टू 60 इंटू एच ±3 एंड डिवाइड 11। ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो h है ना, ये h रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, r को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, r को। क्लियर है। और यहाँ पर h की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू जो यहाँ पे h दिखाई दे रहा है, इस h के प्लेस पे कौन सी वैल्यू लेंगे, तो इस h के प्लेस पे जो यहाँ पर दिया गया है 6 to 7 o'clock दिया गया है ना, तो इसमें जो पहला समय है, पहला वाला जो समय है उसे हम h की वैल्यू लेंगे। कौन है पहला समय, 6 है तो 6 लेंगे। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला का ध्यान रखना, बाकी चीजों को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करते रहना। चलो, साथ ही साथ आप लोग जब भी बैठते हो तो आप लोग नोटबुक और साथ में पेन लेकर जरूर बैठना। तो यहाँ पर एक बार मैं जो वैल्यू है इसकी, एक बार प्लस की वैल्यू लेकर चल रहा हूं, मतलब यहाँ पे m इक्वल्स टू 60 इंटू h + 3 एंड डिवाइड 11। एक वैल्यू ये हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी वैल्यू m इक्वल्स टू 60 इंटू h - 3 एंड डिवाइड 11। एक वैल्यू ये, एक बार प्लस वाला और दूसरी बार माइनस वाला, ये दोनों वैल्यू मैं लेकर यहाँ पे चल रहा हूं, और इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखो h की वैल्यू मैंने क्या बताया था, h की वैल्यू मैंने बताया था कौन सी वाली,
फर्स्ट आर, और फर्स्ट आर क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर ले लू m इक्वल्स टू 60 इंटू 6 प्लस 3 एंड डिवाइड 11। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 360 एंड प्लस 180 एंड डिवाइड 11। अब आप इसे कैलकुलेट करो तो 540 एंड डिवाइड 11, तो 11 फोर जा 44 हो जाएगा ना बेटा ये, तो 4 टाइम्स ये हो गए और 100 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 11 9 जा 99, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, मतलब 49 सही 1/11 मिनट। मतलब ये जो मिनट की वैल्यू आ गई कितनी आई, 49 सही 1/11 मिनट। मतलब ये समय कौन सा होगा, 6:49 सही 1/11 मिनट होगा, जहां पर एंगल बनेगा कौन सा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक बात बताओ, ये वाला जो आप समय देख रहे हो ना, ये वाला समय ये ग्रेटर देन है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री नहीं, ये ग्रेटर है किस से, ग्रेटर 30 मिनट, ग्रेटर 30 मिनट, 30 मिनट से बड़ा है, मतलब ये सेकेंड हाफ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं आता हूं दूसरे साइड, यहाँ पे आप चेक करो तो m इक्वल्स टू 60 इंटू, यहाँ पे भी h की वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, फर्स्ट आर, और फर्स्ट आर क्या है यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 एंड डिवाइड 11 कर दो, तो m इक्वल्स टू 360 एंड माइनस 180 एंड डिवाइड 11 हो जाएगा। अब यहां से माइनस करोगे ना तो m की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी बेटा, यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगी 180 एंड डिवाइड 11। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 180 को 11 से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर 70 बचेगा, 11 6 जा 66, 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 11, मतलब 16 सही 4/11 मिनट आया, जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, मींस बनता है, बनने वाला नहीं बनता है, मतलब ये मिनट की वैल्यू कौन सी वाली आ गई, 16 सही 4/11 मिनट। मतलब ये जो वैल्यू है ये छोटा है किस से, तो 30 मिनट से। मतलब ये जो फर्स्ट आवर का समय रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट आवर मींस 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट से पहले, मतलब ये समय कौन सा है 6:16 सही 4/11 मिनट। इस समय एंगल बनेगा कौन सा, 90 डिग्री का। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, बच गया कौन सा, सी, डी भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से अपन निकालते हैं, प्लस का यूज कहां पे करेंगे और माइनस का यूज कहां पे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आपको बेसिक वाली चीजों मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल को अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर इस डायग्राम के थ्रू नहीं समझ में आता है तो मैं इस डायग्राम को मैं 2 हिस्से में बांट देता हूं। देखो कैसे, एक बार मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर है, और एक बार मैं इस वाले जो आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो ना, इसे मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर है, अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, यही है, और कुछ है यहाँ पे नहीं है। अब देखो बेटा, आप पढ़े होगे काउंटिंग फिगर में, जब इस तरीके का डायग्राम बनता है 1 और 2, तो क्या करते हो 1 + 2 कर देते हो, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाते हैं, 3 आते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल कर आ गए, 3, और यहाँ पर कितने निकल कर आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, हाईएस्ट नंबर जो होता है, हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट नंबर में आप मल्टीप्लाई 2 कर देते हो, है ना। जो ये हाईएस्ट नंबर होता है ना, इसमें जो ये इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है हाईएस्ट नंबर, और इस हाईएस्ट नंबर में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2। तो हाईएस्ट नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 12। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी तक कितना निकल कर आ गया, अभी तक देखो 3 और प्लस 12 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायंगल 15। लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है, और भी ट्रायंगल है। अब देखो कैसे, अगर एक चीज बताओ, जब इस दोनों डायग्राम को आपस में मिलाएंगे तो क्या ये वाला डायग्राम फॉर्म्ड होगा, नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी फॉर्म्ड होगा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये इस लाइन को जिसे मैं व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन का काम करेगा, नहीं करेगा, ये कॉम्बिनेशन का काम करेगा। तो यही 2 लाइन कॉम्बिनेशन का काम करके ये वाला लाइन को बना रहा है ना, ये वाला लाइन। तो अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 15 ट्रायंगल तो यहां से आ गए। अब ध्यान देना, जब ये दोनों डायग्राम को आपस में मिलाया गया तो ये वाला कॉम्बिनेशन का काम किया, ये वाला लाइन, और जब ये वाला लाइन बन गया
तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। ये ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए अभी, +1 कर दो, तो +1 कर दो तो कितने हो गए 16। लेकिन 16 नहीं बनेगा, एक और बनेगा। अब देखो जब आप ये वाला ट्रायंगल बनाए हो तो ये वाला भी तो ट्रायंगल बनेगा। ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये वाला ट्रायंगल, बेटा ये भी तो ट्रायंगल बनेगा। तो +1 कर दो, कितना हो गया, ये 17 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये बोला गया है कि थर्सडे फॉल्स ऑन 16 अप्रैल 1671, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 16 अप्रैल 1675। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ये दिया गया है ना, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ ऑर्डर से निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। लेकिन फॉर्मूला से आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार उसका कोड लिखना पड़ेगा, 2 बार ऐड डिवाइड करना पड़ेगा, काफी लॉन्ग पड़ जाता है, तो उतना नहीं करना है। अब अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर से निकालते हो ना, आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अब देखना कैसे, यहाँ पे ये जो 16 अप्रैल दिया गया है, ये जो 16 अप्रैल है 1671, इस दिन कौन सा डे है, इस दिन है आपका थर्सडे, थर्सडे मतलब बृहस्पति। और आपसे पूछा है 16 अप्रैल कौन सा, 1675 को कौन सा डे होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाने वाला हूं और डे के द्वारा। यहाँ पे देखना, ये जो दिया गया है 16 अप्रैल 1671, इस यहां से हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 अप्रैल और 1672, और फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो 16 अप्रैल 1673, नेक्स्ट में जाएंगे तो 16 अप्रैल और क्या हो जाएगा 1674, फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो 16 अप्रैल और क्या हो जाएगा ये 1675। हमें कब तक जाना है, हमें इस वाले डेट तक जाना है, तो हमें इस वाले डेट तक पहुंच गए। अब एक चीज देखना, जब आप 71 से 72 पे आओगे तो इसमें +2 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि 1672 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। और जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है मतलब ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो जाता है ना, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा और फरवरी के बाद, फरवरी में लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में चेंजेस आते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का हो जाता है, तो इसलिए, और जो अप्रैल है ये फरवरी के बाद आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 और डेज निकलेगा। ठीक है, कितने और डेज निकलेगा 2। और जब 72 से 73 पे जाओगे ना तो यहाँ पे 1 और डे होगा। कितना होगा, 1 और डे होगा। और जब 73 से 74 पे जाओगे ना तो यहाँ पे भी कितना और डे होगा, 1 और डे होगा। और जब आप 74 से 75 पे जाओगे तो कितना और डे होगा, 1 और डे होगा। अब मेरी बात को एक चीज ध्यान से समझना, जितने भी ऑड डे हैं सभी को जोड़ दो। कितने हो गए, 5 ऑड डेज हो गए ना, कितना हो गया, 5 ऑड डे हो गया, 5 ऑड डे हो गया। जब 5 ऑड डे हो गया तो आप क्या करो, ये जो थर्सडे है, ये जो आपका थर्सडे दिया था यहाँ पे, इस डेट को कौन सा डे दिया था, थर्सडे दिया था। और इस थर्सडे में आप क्या करो, +5 कर दो। जब +5 करोगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या आ जाएगा बेटा, ट्यूसडे आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, स्टेशनरी आइटम दिया गया, पोटैटो दिया गया है, और क्या दिया गया है यहाँ पे, स्टेशनरी आइटम, पोटैटो दिया गया, स्टेशनरी आइटम, पेंसिल और पोटैटो दिया। एक चीज बताओ, पेंसिल तो स्टेशनरी आइटम के अंदर आ जाएगा, क्या पोटैटो स्टेशनरी आइटम के अंदर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पोटैटो क्या हो जाता है, ये वेजिटेबल में यूज होते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं,
तो ये जो अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया स्टेशनरी आइटम हो गया और इसके अंदर पेंसिल आ जाएगा। लेकिन जो अगर मैं बात करूं पोटैटो की, तो ये पोटैटो है और ये पेंसिल है ना, तो ये पेंसिल स्टेशनरी के अंदर आ जाएगा लेकिन पोटैटो उससे बाहर रहेगा। मतलब ये है, यहाँ पे आप देखो कौन सा डायग्राम बन रहा है। ये तो भाई साहब स्टेशनरी के अंदर पोटैटो और पेंसिल दोनों को घुसा दिया ऑप्शन नंबर ए में, ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा पेंसिल स्टेशनरी के अंदर रहेगा और इसमें तीनों को अलग कर दिया। बच कौन सा गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया है ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन है, तो रैंकिंग का तो नहीं है लेकिन ऑर्डर का पार्ट है ये। इसमें पूछा है, इसमें पूछा नहीं है, इसमें ये दिया पूछा है, लेकिन पूछने से बताने से पहले हमें इस डायग्राम को सोल्व करना होगा। और ये किस तरीके से सोल्व होगा, देखो आप यहाँ पे चेतन इज टॉलर देन नितिन। चेतन किससे लंबा है, ये नितिन से लंबा है। चेतन किससे लंबा है, नितिन से। और जो हर्ष है, ये जो हर्ष है ये शॉर्टर है किस से, मयंक से शॉर्टर है। और मयंक है, ये मयंक की अगर मैं बात करूं तो ये टॉलर है किस से, तो नितिन से टॉलर है। और अगर मैं बात करूं स्नेहा की, तो स्नेहा जो है ये टॉलर है किस से, स्नेहा इज शॉर्टर, सॉरी स्नेहा इज शॉर्टर किस से, मयंक से। और बट टॉलर देन नितिन, लेकिन जो स्नेहा है ये किससे लंबा है, ये नितिन से लंबा है, लेकिन नितिन से लंबा है। और हर्ष क्या है, हर्ष टॉलर है स्नेहा से। हर्ष क्या है, टॉलर है, लंबा है स्नेहा से। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, हर्ष लिख देंगे, टॉलर है स्नेहा से। और एक चीज देखना है यहाँ पे, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है। अब इस डायग्राम को आपस में मिला दो, जब मिलाओगे तो आप एक चीज देखना यहाँ पे, अगर मैं मयंक को उठाऊं तो मयंक हर्ष से लंबा है, मयंक नितिन से लंबा है, और जो मयंक स्नेहा से लंबा है ना। और एक चीज यहाँ पे देखो, हर्ष स्नेहा से लंबा है। तो ये वाला पॉइंट को आप मिलाओ, इस वाले पॉइंट को उठाओ और आप इस वाले पॉइंट को उठाओ, ये दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मयंक ग्रेटर देन हर्ष, हर्ष ग्रेटर देन स्नेहा। नहीं हो रहा है ना, मैं नीचे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना, विजिबल तो होगा ही। मयंक ग्रेटर देन हर्ष ग्रेटर देन स्नेहा। और स्नेहा के बाद क्या आ जाएगा, देखो स्नेहा किससे बड़ा है, ये नितिन से बड़ा है, और नितिन से बड़ा चेतन है, मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, नितिन। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि सबसे शॉर्टर में कौन है, तो सबसे शॉर्टर में कौन आ गया, तो नितिन आ गया। अब बाकी आप चेतन को पुट करो या ना पुट करो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर मिल गया, लेकिन अगर आप पुट करना चाहोगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, चेतन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सबसे छोटा कौन है, हर्ष है। जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है और एक सर्कुलर टेबल के अंदर बैठा हुआ है, ए से लेकर एच तक, और एक सर्कुलर टेबल के अंदर बैठा हुआ है, फेसिंग सेंटर है, लेकिन बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि जिस वे में नेम दिया गया है उसी वे में ये सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो अलग बात है। सोल्व करने के बाद उस वे में आ जाए तो वो अलग चीजें हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, छोटे छोटे पॉइंट से समझना। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या करो, डायग्राम, मैं डायग्राम बनाने से चलो डायग्राम भी ले लेता हूं। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 है। तो 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 दूनी 8 हो गए। तो फेसिंग सेंटर है, तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर की ओर। क्लियर है, सेंटर की ओर। अब यहाँ पे 8 पर्सन हो गए। एफ कहाँ पे बैठा हुआ है, एफ ए के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, जहां पे ए बैठा हुआ है उसके थर्ड राइट में। तो अभी पूरी प्लेस खाली है, कहीं भी आप ए को बैठा दो। मान लो आपने ए को यहाँ बैठा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे एफ आ जाएगा। आगे क्या बोला है, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी कहाँ पे बैठा हुआ है, डी के सेकंड लेफ्ट में, मतलब जहां पे डी बैठा हुआ है उसके सेकंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। क्लियर है, हमने शॉर्ट में नोट कर दिया ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। आगे क्या बोला गया है कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और एफ। मतलब ये बोला गया यहाँ पे बेटा कि जो डी है वो ना तो ए का नेबर होगा और ना ही किसका नेबर होगा, एफ का नेबर होगा। तो हमने लिखकर क्रॉस कर दिया। आगे क्या बोला गया है,
कि डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। डी किसका नेबर होगा? एच का नेबर होगा। या तो एच के राइट में बैठेगा या तो लेफ्ट में, हमें नहीं मालूम, लेकिन नेबर बनेगा। आगे बोला है कि देयर आर 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 3 है, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से इक्वल आ रहे हैं, तो यहां पर हम सी को लिख देते हैं, तो डी को हटा देते हैं। अब डी का क्या काम है? अब तो डी का कोई काम नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां पर हमने सी को दे दिया। अब देखो क्या बोला गया है आगे, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 1 है। अगर एच यहाँ पे होगा तो एक व्यक्ति यहाँ पे और बी यहाँ पे, अगर बी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एच होगा। हमें नहीं मालूम कि कौन किसके लेफ्ट राइट में। आगे बोला है कि ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर। ई और जी इमीडिएट नेबर है। ई और जी आपस में बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर, तो हमने लिख दिया। आगे बढ़ा है बी सीट्स अपोजिट टू एफ। बी किसका अपोजिट है? एफ के अपोजिट में। तो यहाँ पर एफ कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ पे। तो यहाँ पर आप दे दो बी को। और यहाँ पे एक चीज देखना कि बी और एच के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 1 है, तो या तो एच यहाँ पे आएगा, या तो एच यहाँ पे बैठेगा, या तो एच यहाँ पे बैठेगा। चलो हमने इंडिकेट कर दिया, लेकिन होगा किसी एक ही जगह पे। आगे बोला है कि जी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई। जी कहाँ पे बैठा हुआ है? ई के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। तो ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हैं। डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी का कहानी यहाँ से भी खत्म, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं। तो डी के लिए या तो अगर एच यहाँ होगा तो डी यहाँ पे होगा, अगर एच यहाँ पे होगा तो डी यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा, है ना। अब इंफॉर्मेशन को मिलाइए, देखिए कैसे हम मिला सकते हैं कि डी के सेकेंड लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। तो डी के सेकेंड लेफ्ट में सी कब होगा? जब हम डी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले प्लेस पे अगर हम डी को पुट करेंगे तभी तो इसका सेकेंड लेफ्ट में सी आएगा। बोलोगे जी गुरुजी, तो डी का तो जगह फिक्स हो गया ना। अब हम आते हैं किससे? डी से। और कुछ है? डी किसका नेबर है? एच का नेबर है। तो बेटा यहां से एच का तो कहानी खत्म। जब डी और एच नेबर है तो यहां पर हम किसको दे देंगे? एच को। तो यहां पर कौन आ जाएगा? आगे बोला है कि ई के इमीडिएट राइट में जी है, तो हम ई को यहां पर देंगे, तो जी को यहां पर देंगे, तभी तो इमीडिएट राइट बनेगा। बोलोगे जी गुरुजी। अब क्वेश्चन बोला था, ये डायग्राम आपका बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एम्बेडेड डायग्राम से। आप देखो कि ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये किसमें एम्बेडेड होगा, किसमें ये डायग्राम बनेगा, आप इसमें आपको बताना है। जैसे ये वाला दिया गया है, ये वाला, ये अच्छा ब्लैक पे ब्लैक ही लिख रहा हूँ, नहीं पता चलेगा। मैं कोई और भी कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। अब ये जो लाइन देख रहे हो ना बेटा, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन देख रहे हो, तो ये वाला जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वो कौन से वाले डायग्राम में फॉर्म्ड हो रहा है? अब देखो, अगर मान लो आप नहीं पकड़ पाते हो, आप एलिमिनेट करने से जानते हो ना, क्या ये डायग्राम इस वाले में पॉसिबल है? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इस वाले में पॉसिबल है? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इस वाले में भी नहीं बन पाएगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप चेक कर सकते हो। देखो ये डायग्राम यहां से आ गया, ये डायग्राम यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया और ये यहां से आ गया। बताओ बना कि नहीं बना? बोलोगे जी गुरुजी। बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। यह है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। यहां से देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर ऑफ वाटर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, गिवन क्वेश्चंस इमेज फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी, ये बोला गया है। तो बेटा एक चीज मालूम है, ये बोला गया है यहाँ पे कि एक यहाँ पे मिरर को पुट किया गया है जिसका नाम है एक्स और वाई। तो इसका इमेज क्या बनेगा? और मिरर जब राइट साइड में पुट किया गया है तो जो राइट में इमेज है वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। अब आप इसका पूरा इमेज मत बनाने लग जाना, आप एलिमिनेट करने के लिए जानना। ये राइट में है ना, ये जो ये इस तरीके से है, ये वाला राइट में है, और इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे डार्क बनेगा। ये यही तो बनेगा, ये यही तो बनेगा। ये बिल्कुल सीधा बनाइए, खत्म। और ये साइड डार्क आ गया, ये तो कभी बनेगा नहीं। ये तो बेटा वाटर इमेज जैसा बना दिया आपका। ये तो बन रहा है चांस, ये तो बिल्कुल नहीं है, है ना। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला गया है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग में क्या बोला गया है, इफ पेन इज कॉल्ड पेपर, पेपर इज कॉल्ड लैपटॉप, लैपटॉप इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड बॉटल, एंड देन वेयर डू वी राइट, हम लोग कहाँ पे लिखते हैं। एक बात बताना है, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग पेपर पे लिखते हैं। और पेपर को क्या बोला गया है, यहाँ पे लैपटॉप बोला गया है, यही ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये डाइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये डाइस का क्वेश्चन है। जब आप डाइस के क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो आपको थोड़े बहुत रूल्स को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे क्या अप्लाई किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि व्हाट विल बी द नंबर टू द बॉटम इफ 5 इज टॉप। 5 कहाँ पे होगा, टॉप पे, तो बॉटम में कौन सा नंबर आएगा। तो एक बात बताना कि 5 टॉप पे आएगा तो बॉटम में 5 का अपोजिट ही तो आएगा। तो 5 का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन देखो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तब बोलोगे गुरुजी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब 2 का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो 2 से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दो। ये डाइस 1 है और ये डाइस 2 है, क्लियर है, ये डाइस 2 है। तो 1 को हम रोटेट करवाते हैं 2 को उठाकर। अगर आप यहां से रोटेट करवाओगे ना तो ये 2 के बाद क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज में 4, और 4 के बाद क्या आ जाएगा 1, और यहां से आप उठाओगे तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 6, और 6 के बाद क्या आ जाएगा 3। तो यहां से 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। मतलब ये 2 का अपोजिट वही नंबर होगा जो आपको ये डाइस में दिखाई नहीं दे रहा। ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस का 2 अलग अलग स्थिति दिया गया है, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, 5 टॉप पे होगा तो बॉटम में क्या होगा, 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोला गया है 17 नंबर, एम्बेडेड फिगर, ये इनकम्प्लीट फिगर से है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। बेटा अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगे तो आप लोग एलिमिनेट करने के लिए स्टार्ट कर दो। एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल सही बनेगा 100%। देखो कैसे एलिमिनेट होता है। आप एक चीज देखो, आप इस वाले लाइनिंग को आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला हुआ है, ये और ये सेंटर में ये है, सेंटर में ये है, सेंटर में ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे मिला हुआ। मतलब अगर आप गौर करोगे तो ये कॉर्नर पे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऐसे ऐसे ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है ना, और ये भी आपको इस तरीके से आना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये सेंट कॉर्नर पे है, नहीं है, खत्म। यहाँ पर देखो ये तो ठीक है कॉर्नर पे, लेकिन ये कॉर्नर पर है, नहीं है। यहाँ पे आ गया ये लाइन, यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ पे आ गया और ये लाइन यहाँ पे आ गया, कॉर्नर पे होना चाहिए, नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आप देखो तो ये यहाँ से क्या है, ये कॉर्नर है, यहाँ से ये कॉर्नर है, तो आपका तो आंसर मिल गया ना, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कोडेड ब्लड रिलेशन भी उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से आप ब्लड रिलेशन बनाते हो, तो एक बार आप ट्राई करके देखना। यहाँ पे बोला है $B means A is mother of B, A means A is father of B, A@B means A is husband of B, A% B means A is daughter of B, ठीक है, ये दिया गया। और ये जो दिया गया है ना, ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसी का डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो P@Q और यहाँ पे $M और यहाँ पे क्या दिया है MHT। तो $Q क्या रिप्रेजेंट, P@Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो @ यहाँ पे है ना, तो जो A है ये हस्बैंड होगा B के, मतलब ये जो P है ये P पति बनेगा, ये किसका पति बनेगा, तो Q का पति बनेगा। और जब P पति है तो Q पत्नी होगी। आगे बोला गया है $M, $M डॉलर कहाँ पे है, तो डॉलर आप देख लो यहाँ पे दिया गया है $B मींस A इज मदर ऑफ B, मतलब जो Q है ये मदर हो जाएगी किसकी, M की। और MHT है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, जो M है ये फादर बनेगा किसका, T का। और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट रिलेशन बिटवीन P विथ T, P का रिलेशन T के साथ क्या होगा,
तो देखो पी क्या लगेगा, ये ग्रैंडफादर लगेगा क्या। अच्छा पैटर्नल मैटरनल का यूज किया है, तो टी का फादर कौन है, एम है, और एम का फादर कौन है, तो पी है। तो फादर की तरफ से रिलेशन पैटर्नल कहलाता है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर किस में है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए ये दिया गया है, किसका क्वेश्चन है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना होगा कि जितने नंबर ऑफ लेटर के साथ साथ जितने नंबर ऑफ ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे को आपस में काउंट करने के बाद इसे इस तरीके से आपस में बांटना होगा कि आपको एक पैटर्न पता चल जाए। देखो कैसे बांटना है, यहां पे ये दिया गया है कि ये एल है और ये एम है, ये डैश है, ये ओ है, ये डैश है, ये एन है, यहाँ पे एम हो गया, ये डैश है, ये एल है और ये एन है, और यहाँ पे डबल एन के बाद डैश और यहाँ पे एन और ये एम और ये एल, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो इसे मैं 4 पार्ट में बांट देता हूं, मुझे पैटर्न चाहिए। और इतना बड़ा पैटर्न में भी मत बांट देना कि आपको पैटर्न निकालने में दिक्कत हो जाए, इतने बड़े पार्ट में भी नहीं बांटना है। तो 4 में बांट देता हूं, 1 ये हो गया 2 और 1 2 3 4 ये हो गया 3। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, आप इस वाले पार्ट को देखो और आप इस वाले पार्ट को देखो। यहां से जब आप देखोगे तो पहला स्थान पे यहां खाली है और यहां पे एल है, इसके बाद एन है, नहीं यहां से मत उठाओ, इसको यहां से मत उठाओ, ये यहां से नहीं मिल पाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे आप इसको उठाओ, आप इस वाले पार्ट को उठाओ और आप इस वाले पार्ट को उठा लो, ये दोनों का आपस में मिला लो। जब आप ये दोनों का आपस में मिलाओगे तो सेकंड पोजीशन पे एन है और इसके बाद एम है, और यहाँ पे क्या है, एन है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एम है, लास्ट में एल है और यहाँ पे दोनों प्लेस पे खाली है। मतलब लास्ट में हम क्या दे दे, एल दे दे, लास्ट में एल दे दे। जब हम लास्ट में एल दे देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ओ बचा, एन एम एल आ गया तो यहाँ पे ओ बचा। मतलब ये पैटर्न ओ एन एम एल का बन गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे आप एम को दे दो, यहाँ पे ओ है लास्ट में तो यहाँ पर ओ दे दो, और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन दे दो। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन ओ एल, एन ओ एल एम ओ ओ, ये आंसर हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में, एन ओ एल एम डबल ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। तो ये जो क्यूब का क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्यूब के क्वेश्चन को यहाँ पे एक बड़े शेप का क्यूब का साइज बताया है। ये क्यूब 4x4x4 का है, मतलब 4 उसका ऊंचाई है, 4 चौड़ाई है और 4 लंबाई है। ठीक है, और इसे बाहर के साइड से इसे कलर किया गया है येलो कलर से। ठीक है, येलो कलर से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, यहाँ पे येलो कलर से। और ये क्यूब का साइज क्या, 4x4x4 का। आफ्टर दैट कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल साइड क्यूब, 1 सेंटीमीटर के साइड वाले क्यूब के रूप में इसे काटना है। तो हमें क्या करना है कि इसमें बताना है कि कितने क्यूब फॉर्म्ड होंगे काटने के बाद। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर देयर, काटने के बाद उसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे। अब एक चीजों को ध्यान से समझना, एन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर होता है या फिर लिख सकते हैं बिगर साइड क्यूब और डिवाइड स्मॉलर साइड क्यूब, स्मॉलर साइड क्यूब। तो बिगर साइड वाला क्यूब क्या है, 4, और स्मॉलर साइड वाला क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, तो डिवाइड 1 कर दो, तो ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ये है कि अब यहां से हम n की वैल्यू, तो जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ
स्मॉलर क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 64। और ये 4 कौन सा वाला बता रहा है, ये n, जो n की वैल्यू आई है, और n की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 4। ये 4 कब आया है, जब बड़े साइज वाले क्यूब को छोटे साइज वाले क्यूब 1 से डिवाइड किया गया तब ये वैल्यू आया है। क्लियर है। अब एक चीज मेरी बात को समझना, अगर डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि ये एक क्यूब है, ये हमने एक क्यूब को ड्रॉ किया है, ये कुछ इस टाइप से है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसे बांटा गया। तो जब इसे काटा गया ना बांट कर, तो एक आपका ये होगा 1 सेंटीमीटर का, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया और 1 सेंटीमीटर ये हो गया इधर से भी, और इधर से भी तो कटेगा, हर साइड से तो कटेगा, ये हर साइड से तो ये क्यूब कटेगा, ये साइड से, और इधर से भी तो कटेगा, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, और ये इधर से भी कटेगा, और ये इधर से भी कटेगा। एक बात बताओ, इसमें 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर का निकल गया, तो यहाँ पर कितने आ गए 4, यहाँ पे कितना आ गए 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 5। अच्छा मैंने ज्यादा ले लिया, ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 इतना नहीं लेना, इसको हटाओ, ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया ना इसको हटाओ, इसको हटाओ, कोई बात नहीं। ये नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ये हो गए। चलो ऐसे समझो, ये ज्यादा ड्रॉ हो गया, कोई बात नहीं, मैं छोटे से डायग्राम से समझाना चाहता हूं। ये मान लो कि ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये ठीक है, और इसे एक एक मान लो कि इसका 4x4x4 का है, और इसे काटना है कितने में, 1 सेंटीमीटर में, तो ये बनेगा 1, ये 2 और ये 3 हो गया, 1 2 3 4, इधर से भी हो जाएगा 1 2 3 हो गया, और इधर से भी 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। अब देखो इस वाले हिस्से में, अब ध्यान से देखना, इस वाले हिस्से में, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए 16। तो 16 इसमें, 16 इसमें, 16 इसमें और 16 इसमें, 16 गुना 4 64 हो गया ना। बिल्कुल इसी तरीके डायग्राम से भी हमने समझा दिया। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, और जब इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, तो भाई साहब यहाँ पे इसका ध्यान देना, अपोजिट को ध्यान देना, किसको ध्यान देना, अपोजिट को ध्यान देना, इसको, इसमें अपोजिट को ध्यान देना। जब अपोजिट को आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे ये डॉलर का अपोजिट परसेंट, इसका अपोजिट ये, और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर का अपोजिट परसेंट है, तो चलो ठीक है, लेकिन एट द रेट का अपोजिट क्या है, ये एंड है। ये दोनों अपोजिट जो फेस होते हैं ना, अपोजिट फेस कभी भी अगल बगल वाले सतह पे नहीं आएंगे, तो ये खत्म। यहाँ पे डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, तो डॉलर तो ठीक है, एट द रेट की अगर मैं बात करूं, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, ये तो ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, कॉपीराइट है तो कॉपीराइट का अपोजिट हैच है, ये दोनों अपोजिट है लेकिन अगल बगल में आ गया, ये नहीं होगा। डॉलर परसेंट ये अपोजिट है लेकिन अगल बगल आ गया, नहीं, तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे दिया है, सिमिलर का कोड दे दिया है और यहाँ से नेचुरल का कोड निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? देखो सिमिलर का कोड ये दिया है और यहाँ से पूछा है नेचुरल का कोड क्या होगा। तो एक बात बताओ, रिलेशन को निकालो। यहाँ पे देखिए ये सिमिलर है, SIMILAR, ये दिया गया है सिमिलर, और इसका कोड क्या दिया गया है, IZORNRH, ये दिया गया है। आप एक चीज देखना, इस R का अपोजिट I है, A का अपोजिट Z है, L का अपोजिट O है, I का अपोजिट R है, M का अपोजिट क्या है, N है, इस I का अपोजिट क्या है, R है, इस S का अपोजिट क्या है, H है। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे चल रहा है अपोजिट लेटर चल रहे। क्या चल रहे हैं? अपोजिट लेटर। और लास्ट लेटर का कोड पहले आया है,
तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो। देखो कैसे, यहाँ पर किसका पूछा है, न्यूट्रल का पूछा है, तो n लास्ट में है तो पहले क्या आएगा, वो आएगा, और a के बाद a का कोड क्या हो जाएगा, अपोजिट z, और z के बाद क्या हो जाएगा i, और u के बाद क्या हो जाएगा 4uf हो जाएगा, और t का अपोजिट g हो जाएगा, a का अपोजिट z और n का अपोजिट m। o z i सभी में है, f g ये खत्म, f g ये ठीक है, f g ये भी खत्म, o z i f g z m ये भी खत्म, बच गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे लास्ट का लेटर है, इसका कोड पहले आ गया, ए है तो इसका कोड यहाँ पे आ गया, आर है इसका कोड यहाँ पे आ गया, यू है इसका कोड यहाँ पे आ गया, इस टाइप से इसका कोड आया हुआ है। सेम पैटर्न अप्लाई कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे रिलेशन निकालना है कि जिस तरीके से आप नंबर एनालॉजी को देखते थे उसी तरीके से वर्ड को देखना है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ध्यान रखना कि जो पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई किए हो ना, वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। आप एक चीज बताना, कैलेंडर हम लोग क्यों देखते हैं, डेट और तारीख, जो डेट है जो दिन है ना, डे है, उसको देखने के लिए। तो डिक्शनरी कब हम लोग देखेंगे, कब देखने की जरूरत पड़ती है, हमें वर्ड को देखने की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था ये न्यूक्लियर। इसका क्या पूछा है, इसका पूछा है यहां से, इसमें आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि वाटर इमेज क्या बनेगा। बेटा वाटर इमेज ध्यान रखना, जब भी वाटर इमेज बनता है तो वाटर इमेज में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो वाटर इमेज होता है तो वाटर इमेज में जो टॉप होता है ना, ये टॉप क्या हो जाता है, बॉटम। टॉप क्या बन जाता है, बॉटम, और जो बॉटम होता है ना ये क्या बन जाता है, टॉप बन जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और इसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। मतलब ये जो आर है, ये आर क्या बन जाएगा, ये आर आपका ये बन जाएगा, ये आर बनेगा। क्लियर है। तो अच्छा, आर है ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। जैसे यहां पर आर क्या है, सबसे लास्ट में है ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो आर है वो इसी वाले जगह पे आएगा। तो यहाँ पे एन है, ये खत्म। अब आ जाओ, ए कब बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ए ई ऐसे बनेगा, और एल है वो इस तरीके से बनेगा। अब यहां से एलिमिनेट करो, आर ए ये तो खत्म, ई को देखो, इस ई को देखो, ये खत्म, आर ए ई एल, यहाँ पे इस एल को देखो क्या दिया है, इस टाइप से खत्म। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप बनाना चाहते हो तो बन जाएगा, ये यू, ये सी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। अगर मैं एन की बात करूं तो एन इस टाइप से बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये है मिसिंग कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलो, मिसिंग कैरेक्टर से, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहां पे देखना है कि कौन सा रूल्स को अप्लाई करके इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आंसर को लाया जाए। नंबर आपको विजिबल होगा शायद, है ना। यहाँ पे 5 है, ये देखो, ये क्या है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 11 है, और ये 8 है। यहाँ पे 8 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 16 है, ये 10 है, और ये 6 है। यहाँ पे ये 3 है, ये 15 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 8 है, और ये 6 है। ये दिया गया है। क्लियर है। अब एक चीज यहां से ध्यान से समझना, हमें बीच वाले नंबर को निकालना है बाहर वाले नंबर से। कैसे रूल्स को अप्लाई किए जा सकते हैं, बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 4 + 11, 4 + 11 - 5 + 2 कितना हो जाएगा, 15, और -7 = 8। आ गया ना। ये दोनों, इसको और इसको आपस में जोड़ दो, और इसको और इसको आपस में क्या करो, जोड़ दो, और जो रिजल्ट आएगा हमें क्या कर देना होगा, फिर माइनस करना होगा। इसी तरीके से इसमें देख लो, 20 + 10 और -8 + 6 कर दो, 20 और +10 और माइनस क्या कर दो, 8 और +6 कितना हो जाएगा, 30 और -14 = 16। क्लियर है। अब यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसी पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई कर दो, रिजल्ट नहीं पैटर्न को, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 15 और +8
और क्या हो जाएगा, ये -6 + 3 ये बनेगा। और जब ये बन जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 8 23 और -9 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकातें होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।